हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 16 को। आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब तक हमने आर्टिकल 15 तक डिस्कस कर चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 16 को। तो चलिए आर्टिकल 16 को डिस्कस करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। आर्टिकल 16 जो है वो बात करता है सिर्फ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हैं उनमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सबको। आर्टिकल 16 सिर्फ इस चीज की बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब आर्टिकल 16 में 6 क्लोजेज हैं। अब उन क्लोजेज को हम एक एक करके समझेंगे, और जब हम एक एक करके समझेंगे तभी आर्टिकल 16 हमें पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं अच्छे से। तो आर्टिकल 16 का फर्स्ट क्लोजेज आर्टिकल 16 का फर्स्ट क्लोज कहता है, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब कि ये फर्स्ट क्लोज जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए बोलता है, रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट जो स्टेट के अंडर में है। तो मतलब जो स्टेट के अंडर में अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट है उन सब में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और एक बात और ध्यान, ये सिटीजन्स की बात करता है सिर्फ। तो ये जो फंडामेंटल राइट है ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। यहाँ पे एनी पर्सन नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ ऑल सिटीजन। तो जो इंडिया के सिटीजन हैं उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट में जो ऑफिस स्टेट के अंडर में है। आई होप आपको फर्स्ट क्लोज क्लियर हो चुका होगा, ये जनरल चीज है। और सेकंड क्लोज में इसमें कुछ ग्राउंड मेंशन किए गए हैं। तो सेकंड क्लोज कहता है, नो सिटीजन शैल, सिटीजन लिखा हुआ है, ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, recent place of birth, residence, or any of them be ineligible for or discriminate against in respect of any employment or office under the state। मतलब क्लोज टू यही कहता है कि ये जो ग्राउंड्स दिए गए हैं क्लोज टू में, तो जो एम्प्लॉयमेंट है स्टेट के अंदर में और ऑफिस हैं, तो स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। मतलब कि डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता इन इन ग्राउंड्स पे। जैसे आपने आर्टिकल 15 में देखा होगा कि आर्टिकल 15 में कुछ ग्राउंड्स दिए गए थे, सेम ग्राउंड्स यहाँ पर हैं, पर यहाँ पे दो ग्राउंड्स एक्स्ट्रा हैं जो कि डिसेंट एंड रेजिडेंस। तो इन ग्राउंड्स पे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट के लिए। आपको ये दो क्लोज समझ में आ गए होंगे गाइस। और आर्टिकल 16 के जनरल रूल यही है, आर्टिकल 16 यही बोलता है। बाकी इसके आगे क्लोजेज हैं वो एक तरीके से एग्जेप्शंस हैं, नॉट एग्जैक्टली एग्जेप्शन बट एग्जेप्शन की तरह हैं, जो इसमें बात करते हैं उसे अच्छे समझेंगे हम। तो क्लोज 3 क्या कहता है, अब इस चीज को देखते हैं। क्लोज 3 बोलता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइब्ड इन रिगार्ड टू ए क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ or any local or other authority within a state or union territory, any requirement as to residence, ये वर्ड ध्यान दीजिए, residence within that state or union territory prior to such employment or appointment। तो आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, ये जो क्लोज 3 है वो एग्जेप्शन है। जैसे यहाँ पे वो 7 ग्राउंड मेंशन किया था ना, रेजिडेंस, तो यहाँ पे ये एग्जेप्शन है कि आप रेजिडेंस के बेसिस पे भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लॉ बना सकती है। मतलब कि जो एम्प्लॉयमेंट के लिए आप उनमें उन्हें छूट दे सकते हैं जो एक स्टेट के रेजिडेंस हैं। ये इसलिए है क्योंकि कुछ स्टेट काफ़ी पिछड़े हैं जहाँ पे लोगों को मौका नहीं मिल पाता। तो उस चीज़ को नज़र रखते हुए रेजिडेंस के बेसिस पे भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। आर्टिकल 16 इफेक्ट नहीं करेगा और ना ही उसे रोकेगा। तो ये बात करता है सिंपल सी इतनी सी। आई होप ये आपको क्लोज 3 भी समझ में आ चुका होगा। मैंने कहा था ना कि आगे की जो क्लोजेज हैं वो थोड़े एग्जेप्शन की तरह हैं। तो रेजिडेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, भले ही इन्होंने रेजिडेंस मेंशन कर रखा है, बट कुछ केसेस में रेजिडेंस के बेसिस पे ही स्टेट पार्लियामेंट बना सकता है, वो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। अब बात करते हैं क्लोज 4 की। तो क्लोज 4 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी जो डिबेट्स हैं और इसमें अमेंडमेंट भी काफ़ी हुए हैं, काफ़ी केस लॉज भी हैं। तो आर्टिकल 16 के 4 क्लोज को समझना जरूरी है क्योंकि ये बात करता है थोड़ा रिजर्वेशन के लिए। अब आर्टिकल 16 का क्लोज 4 कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट
और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन which in the opinion of state is not adequately represented in the service under the state। तो ये बात करता है रिजर्वेशन की अपॉइंटमेंट्स ऑन पोस्ट में, किसके फेवर में? बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। और वो जो स्टेट को ओपिनियन लगता है, जो स्टेट को लगता है कि उन्होंने एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किया है स्टेट सर्विस में, देखिए जो स्टेट की सर्विस है उसमें एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, तो उन बेसिस पे वो प्रोविजन बना सकती है बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन के लिए। तो सिंपल सी बात यहाँ पर बताते हैं रिजर्वेशन की, जो पोस्ट में और जॉब में रिजर्वेशन होता है। तो आगे चलते हैं। अब इसके लिए आर्टिकल 16 क्लोज 4 अप्लाइज इन द फॉलोइंग टू रिक्वायरमेंट। तो दो रिक्वायरमेंट फॉलो होनी चाहिए, कौन कौन सी? क्लास ऑफ सिटीजन इज बैकवर्ड क्लास, जो सिटीजन जो क्लास है वो बैकवर्ड क्लास होनी चाहिए। एंड द सेड बैकवर्ड क्लास इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस ऑफ द स्टेट। जो क्लास है उसने एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हुआ हो उसका सर्विस में। अब कन्फ्यूजन ये होती है कि काफ़ी क्लास और कास्ट में क्या फ़र्क है नहीं? तो आर्टिकल 15 में ये इस चीज़ को मैंने क्लियर करा है कुछ केसेस के द्वारा। तो आप आर्टिकल 15 में समझ सकते हैं कि क्लास और कास्ट में क्या है, कि मतलब कि कास्ट भी एक क्लास की तरह रिप्रेजेंट की जा सकती है। अगर कोई कास्ट पूरी तरीके से बैकवर्ड है तो उसे क्लास ट्रीट किया जा सकता है, सिंपल सी बात ये है। तो चलिए इन सबको परे रखते हुए एक केस बात करते हैं। ये केस है टी देवादासन वैसे यूनियन ऑफ इंडिया। तो एक कैरी फॉरवर्ड रूल के केस ना के नाम से जाना भी जाता है इसे। अब कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है वो समझते हैं पहले। कैरी फॉरवर्ड रूल ये है कि जैसे कि इस साल में, ये कोई साल चल रहा है 2020 या 23 जो भी है, यानी कोई साल है जिसमें एक रिजर्वेशन वाली जो सीट है वो पूरी नहीं फुलफिल हो पाती, तो जो बची हुई सीट हैं वो अगले साल जो सीट्स होती हैं उसमें प्लस हो जाती हैं और वो तब भर सकते हैं, उन सीटों को बढ़ जाती हैं। तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि इस तरीके से 1961 में आउट ऑफ 45 वैकेंसी में से 29 जो थी वो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, मतलब कि 45 में से 29 जो सीटें थी वो एससी और एसटी कोटे में जा रही थी, जिससे उनका रिजर्वेशन हो रहा था 64% रिजर्वेशन। तो इस केस में क्या गया है, इन दिस कैरी फॉरवर्ड रूल regulating reservation of vacancy candidate belonging to the scheduled caste and scheduled tribe was struck down by the court, invalid, unconstitutional। रिजर्वेशन एक्सीडिंग 50% इन ए सिंगल ईयर वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। उन्होंने यही कहा कि जो रिजर्वेशन 50% से ऊपर जा रहा है तो ये जो कैरी फॉरवर्ड रूल है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इनवैलिड है। कैरी फॉरवर्ड रूल को इनवैलिड ठहरा दिया। इसके बाद समझते हैं हम मंडल कमीशन को। मंडल कमीशन क्या है? मंडल कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन 1979। तो जो 1979 में गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक मंडल कमीशन को अंडर आर्टिकल 314 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कमीशन वाज टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ द सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो जो सोशल और बैकवर्ड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना होता है, उनकी कंडीशंस को। और जिस पे कमीशन फाइंडिंग करती है और ये हेल्ड दैट अपार्टमेंट वो हेल्ड करती है कि अपार्ट फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अलावा जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं वो 52% ऑफ द पॉपुलेशन है, मतलब कि 52% ऑफ द पॉपुलेशन बैकवर्ड क्लास में आती है, ओबीसी में, अदर बैकवर्ड क्लास में। और इस बेसिस पे द कमीशन रिकमेंडेड द 27% कोटा जॉब्स, 27% of the quota government jobs should be reserved so that total reservation of SC ST and OBC 50%। तो इस बेसिस पे जो मंडल कमीशन है वो 27% रिजर्व जॉब्स में कोटा रिकमेंडेशन करती है, जिसकी वजह से SC ST और OBC का जो रिजर्वेशन है 50% बैठ रहा है। और इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इशू एन ऑफिस मेमोरेंडम एक्सेप्टिंग द मंडल कमीशन रिकमेंडेशन, उसे एक्सेप्ट कर लेती है और गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है 27% रिजर्वेशन फॉर सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, मतलब कि ओबीसी को एक बैकवर्ड क्लास बना देती है जो सोशली और एजुकेशनली और 27% कोटा रिजर्वेशन रख देती है। अब इसके बाद तो देश में हंगामे होने ही है, जगह जगह प्रोटेस्ट वगैरह, आत्मदाह की भी कोशिशें और उन्हें का हक करा भी। तो इस वजह से अब इसके चैलेंज किया जाता है इस वैलिडिटी को। केस आता है इंदिरा शाहानी वैसे यूनियन ऑफ इंडिया, दिस इज द लैंडमार्क केस। और इस केस को भी हम समझेंगे। दिस मेमोरेंडम वेर चैलेंज बिफोर बेंच 9 जजेस। इस केस में
9 जजों की बेंच बैठी। इस केस में वैसे तो बहुत सारे इशू को सोल्व करा, मतलब ये ऑब्जर्वेशन बताई, बट हम इसमें कुछ 2-3 वही समझेंगे कि ऑब्जर्वेशन इस लेक्चर के रिगार्डिंग। तो जो 27% रिजर्वेशन था उसे वैलिड बताया गया था इस केस में। और रिजर्वेशन कैन नॉट बी प्रमोशन अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 रिजर्वेशन इज परमिसेबल ओनली एट द एंट्री ऑफ स्टेज। तो जो रिजर्वेशन है वो प्रमोशन में रिजर्वेशन को मना किया गया, और ये बताया गया कि रिजर्वेशन जो है वो एंट्री स्टेज तक ही है सर्विस के, मतलब एंट्री सर्विस मिली उसके बाद प्रमोशन में रिजर्वेशन को सीधा सीधा मना किया गया। एंड कोर्ट ओवर रूल टी देवदासन, जो टी देवदासन में जो वो उन्होंने रूल किया था ना, कैरी फॉरवर्ड रूल को इनवैलिड बताया था, उसे वैलिड कर दिया गया। बट इट शुड नॉट बी रिजल्ट इन द ब्रीच ऑफ 15% रूल। मतलब कि कैरी फॉरवर्ड रूल को तो वैलिड कर दिया, लेकिन वो 50% से एक्सीड नहीं करना चाहिए कोटा एक साल में। तो इसके बीच में अब इस जो जजमेंट को नलीफाई करने के लिए गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाएगी, वो लेके आई। तो फिर जोड़ा गया आर्टिकल 14 क्लोज, आर्टिकल 14 क्लोज 4A। तो 4A जोड़ा गया, एडेड बाय द 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1995। और ये कहता है इट empower द स्टेट टू मेक एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन फॉर SC एंड STs। तो इसे नलीफाई करने के लिए 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ले आती है गवर्नमेंट, इसके लिए SC ST के प्रमोशन के लिए। और ये आर्टिकल 16 क्लोज 4A प्रोवाइड दैट, ये क्या बोलता है एक बार हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। दैट्स नथिंग इन आर्टिकल शैल 16 शैल प्रिवेंट द स्टेट from making any provision for reservation in matter of promotion to any class or classes of the post in the service under the state in favor of scheduled caste and scheduled tribe which in the opinion of state are not adequately represented in the service under the state। तो जब ये अमेंडमेंट आ जाता है तो वो जो इंदिरासानी में ये कहा जाता है कि वो प्रमोशन रिजर्वेशन नहीं मिल सकता प्रमोशन में, वो नलीफाई हो जाती है जजमेंट। इसके साथ साथ एक अमेंडमेंट और आता है 81st अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसे हम समझते हैं अभी। तो इंदिरा सानी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया कोर्ट ओवर रूल द देवदासन। तो जजमेंट को ओवर रूल करती है और ये कहती है कि कैरी फॉरवर्ड रूल इज इनवैलिड वैलिड है, और ये कहती है कि जो 50% है वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी क्या कहते हैं, पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाती है जो कि 81st अमेंडमेंट होता है, और नलीफाई द इफेक्ट ऑफ दिस लॉ, वो रिजल्ट करती है क्लोज 4B। तो आर्टिकल 16 क्लोज 4B प्रोवाइड्स दैट, तो ये क्या बोलता है क्लोज, दैट द वैकेंसी विच कुड नॉट बी फिल्ड अप ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट क्लास। मतलब कि जो वैकेंसी नहीं भर पाई हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं तो उन्हें एक सेपरेट क्लास की तरह ट्रीट किया जाएगा, एंड विल बी फाइल्ड अप इन सक्सीडिंग ईयर्स एंड शैल नॉट बी कंसिडर्ड टुगेदर with the vacancy of the year, even if they go beyond the limit of 50%, 15%. In other words, this amendment enable the state to fill backlog vacancy of previous year without considering 50% सीलिंग लिमिट। तो जो 50% सीलिंग लिमिट बोलती है इंदिरा शानी केस में कि इससे आगे नहीं होना चाहिए कोटा, उसे भी ये नलीफाई कर देती है। तो ये दो अमेंडमेंट इंदिरा शानी केस को एक तरीके से नलीफाई कर देते हैं, जो वो अपना कैरी फॉरवर्ड रूल की सीलिंग लिमिट बताती है और प्रमोशन में रिजर्वेशन। तो गाइस आपको क्लोज 4 भी समझ में आ गया होगा, और ये जो अमेंडमेंट है वो भी समझ में आ गए होंगे, आर्टिकल 16 क्लोज 4 एंड A एंड B। अब हम बात करते हैं क्लोज 5 के में। क्लोज 5 क्या कहता है, ये भी एक एग्जेप्शन है आर्टिकल 16 का। तो ये क्या है, एक बार इसे रीडिंग कर लेते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड्स द incumbent of an office in connection with the affairs of the any religious or denominational institution any member of the governing body therefore shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination। जैसा कि क्लोज मेंशन किया गया था उसमें कि आप रिलीजन कास्ट भी स्किप नहीं कर सकते, लेकिन जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशनल है, डिमोस्ट्रेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि अगर एक मंदिर में पुजारी एक हिंदू ही हो सकता है, और एक मस्जिद में जो वो है पादरी या हाँ वो एक मुस्लिम हो सकते हैं मौलाना। तो इसी तरीके से इन रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशनल हैं उस पर ये आर्टिकल इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि रिलीजियस मैटर अलग है, तो वो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनसे इस आर्टिकल को इफेक्ट नहीं करेगा, उसे अलग रखा गया है। तो ये एक एग्जेप्शन है, रिलीजियस में ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, वहाँ पर रिलीजियस मैटर कर सकता है।
अब बात करते हैं क्लोज 6 की, ये लास्ट क्लोज है आर्टिकल 16 का। तो ये बात करता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की, जो कि मोदी जी अभी रिसेंटली लाए थे 101 थर्ड अमेंडमेंट ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए। तो ये क्लोज क्या कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन other than the classes mentioned in clause 4 in addition to the existing reservation and subject to maximum 10% of the post in each category। तो ये सिंपल सिंपल बात करता है कि स्टेट अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट में रिजर्वेशन बना सकती है किसके लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। और वो क्लासेस वो होंगी वो जो मेंशन नहीं है क्लोज 4 में, मतलब क्लोज 4 में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी जो है उनसे अलग एक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, वो इसमें कवर होंगे। और इस क्लोज को लाया जाता है 103rd अमेंडमेंट एक्ट 219, उसमें 10% कोटा वो मैक्सिमम लिमिट रखते हैं। तो अभी से भी चैलेंज किया जाता है जनहित अभियान, वैसे यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 5 जजों की बेंच होती है इसमें सुप्रीम कोर्ट की, और मेजोरिटी डिसीजन आता है 3.2 का, और 3 जजों की बेंच मतलब सहमति होती है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये वैलिड है, ये अमेंडमेंट वैलिड है। तो ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होता है। आई होप गाइज आपको ये पूरा आर्टिकल 16 समझ में आ चुका होगा, एक एक क्लोज इसका पूरी तरीके से। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।